नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। हम शुरुआत करेंगे कैसे इसकी स्थापना हुई थी, सुभाष चंद्र बोस आईएनए से कब जुड़े, कैसे उन्होंने जापानी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया, ब्रिटिश सेना के साथ लड़े, आखिर इसका परिणाम क्या निकला, क्या महत्व है इस आईएनए का हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इन सभी बातों का डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है, जिसको आईएनए के नाम से भी जाना जाता है, तो समझते हैं कि मोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आईएनए को बनाया था जापानी सेना की मदद के साथ। ठीक है, जापान में ही बनाया था और जापानी सेना की मदद के साथ उन्होंने इसको बनाया था। लेकिन मोहन सिंह के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को लीडर चुना जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस सेना को बड़ी अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं। उन्होंने उनके रिपुटेशन को वो सभी जानते थे, उनके नेशनलिस्ट विचारधारा से सब परिचित थे, इसीलिए उनको इस तरह की घटना के लिए, इस तरह का संगठन का उत्तरदायित्व करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको आग्रह किया गया। अब समझते हैं कि कैसे सुभाष चंद्र बोस इसको लीडरशिप करते हैं, उसको समझते हैं। भारत में बोस की गतिविधियों से परेशान होकर के कई बार अंग्रेजों ने उनको जेल में डालने की कोशिश की, आखिर एक बार जेल में डाला भी गया। जैसे उनको जेल में भेजा गया, लेकिन वो वहाँ से भाग निकले और 1941 में जाकर के वो बर्लिन चले गए। बर्लिन जाने के बाद वो जर्मनी के कुछ नेताओं से मिले। जर्मनी के नेता इस बात से सिंपैथी रखते थे, लेकिन वो इसलिए सहयोग नहीं कर सके क्योंकि वो ब्रिटिश से सीधा मुकाबला तुरंत करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी उनकी लड़ाई चल रही थी और फ्रांस की बात किया जाए, ब्रिटेन की बात किया जाए, रसिया की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए, तो ये एक स्ट्रांग पक्ष हो चुका था। इस तरफ आपका जापान जो है वो आपका स्ट्रांग हो रहा था, जो कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने उचित समझा कि हम जापान से जाकर के मदद मांगते हैं। जापान से मदद मांगी गई और जापान तैयार हो गया मदद करने के लिए। 1943 जुलाई की घटना है, जब वो सिंगापुर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक सेना की टुकड़ी को कमांड किया और उस सेना को नोन एज, उस सेना को कहा गया सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, इसको द्वितीय आईएनए के नाम से जाना गया, या इसी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी सुभाष चंद्र बोस ने इसको संबोधित किया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना, हिंद को आज़ाद कराना। अब समझते हैं कि ऑपरेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज कैसे काम करती है, उसको समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने इसका लीडरशिप किया। अब लीडरशिप करने के बाद इनकी जो प्रमुख इनका लीडरशिप है, उसमें जापानी सेना के साथ वो सबऑर्डिनेट कर रहे थे, फिर भी उनका लक्ष्य जो था वो था देश को आज़ाद कराना। ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन यूगो में भाग लिया उन्होंने 1944 में जापानी के द्वारा, जो यूगो चलाया गया था ऑपरेशन, उसमें सेना की टुकड़ी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश भारत का कैंपेन शुरू ही हो चुका था। 1944 की घटना है जब ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश भारत में आपका जापानी सेना का आक्रमण होने ही वाला था। शुरुआत में उनको सफलता भी मिली थी, लेकिन कोहिमा के युद्ध में जापानी सेना बुरी तरह से हार चुकी थी। आईएनए के कई सैनिक मारे गए थे। ठीक है, क्योंकि वो जापान के साथ थे, तो ब्रिटिश जब जीत रही थी तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे वो भी मारे जा रहे थे। जापान जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुका था। 1945 की घटना है, इसीलिए आईएनए के जितने भी लोग थे वो ब्रिटिश के बंदी हो गए। कई लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, कई लोगों को आपका बुरी तरीके से कारावास की सजा दी गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहाँ से बच निकले और प्लेन दुर्घटना में सितंबर 1945 में ताइवान में उनकी मृत्यु की खबर आती है। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है ये अभी तक पता नहीं चला। कई कमेटी बनाई गई, लेकिन फिर भी उसका स्पष्ट निर्णय आज तक हमें नहीं पता चल गया। अब समझते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या प्रमुख घटनाएं होती हैं आईएनए के साथ। तो आपको मैं बताता चलूँ कि 1945 को जब विश्व युद्ध जीत गया ब्रिटेन, उसके बावजूद वो इंडिया में वो रह रहे थे। लेकिन आईएनए के कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो कि पूरे देश में भ्रमण करते थे, लेकिन उनको कोई जानता नहीं था, तो वो छोटा छोटा कैंपेन फिर भी चलाते रहते थे। इसी में क्या हुआ कि सर्वाइविंग आईएनए जो मेंबर थे वो ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिए गए थे, लेकिन जो भी कुछ बचे थे उनको भारतीयों के द्वारा राष्ट्रवादी या देशभक्त माना जाता था। मतलब कि वो एक अलग तरीके का देशभक्त थे। ऐसा हमारे देश के लोगों के द्वारा आईएनए के जितने भी सैनिक थे उनको राष्ट्रवादी या देशभक्त माना जाता था। इसीलिए कई जगहों पे अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े हो चुके थे, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। आईएनए ने कहीं ना कहीं लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना सिखा दिया था, क्योंकि पहले डर लगती थी सशस्त्र तौर पे तैयार होने पर। ब्रिटिश के खिलाफ सेना बनाने में लोग डरते थे, लेकिन वो भय सुभाष चंद्र बोस की सेना आज़ाद हिंद फौज ने समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो से हम प्राचीन भारत का इतिहास की शुरुआत करेंगे। उसमें लगभग हम 30 लेक्चर लेंगे, जिसमें कि मैं आपको यूपीएससी लेवल तक सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।